गौरैया को तो गुस्सा नहीं आता। डॉक्टर दामोदर खड़से हिंदी साहित्य के आधुनिक रचनाकारों में बहुविध साहित्यकार के रूप में चर्चित हैं। आपका साहित्य जीवन के संघर्ष से जुड़ी भावनाओं का प्रतीक है। आपके लेखन में जमीन से जुड़े लोगों की भावनाओं के अक्स देखे जा सकते हैं। आपकी सहज और सरल भाषा तथा समसामयिक बिंब आपकी रचनाओं को सजीव बना देते हैं। प्रस्तुत कहानी बच्चों के मनोविज्ञान को प्रकट करती है। बच्चे बहुत ही संवेदनशील होते हैं, परंतु बड़े लोग प्रायः दुनियादारी में व्यस्त रहने के कारण बच्चों की संवेदनशीलता को अनुभव नहीं करते। दूध, अखबार के बिलों और वेतन के गणित की चिंता में फंसा जयंत फर्श पर फिसल कर गिरता है। इसका क्रोध गौरैया के बनाए हुए घोंसले पर उतारता है। उसकी यह संवेदनहीनता उसकी बेटी ऋचा को भयभीत करती है। गौरैया का पुनः घोंसला बनाना ऋचा के भय को दूर कर उसे सामान्य बनाता है। यह संवेदनशीलता गौरैया में तो है, परंतु दुनियादारी में व्यस्त बड़े लोगों में नहीं है। लेखक की मान्यता है कि यह संवेदनशीलता हमारे भीतर निरंतर बनी रहे। बहुत दिनों बाद ऑफिस से लौटते हुए जयंत मिठाई भी लेता आया। खुश था वह आज। मिठाई लेकर जब चला तो ऋचा का चेहरा अनायास ही तैर गया उसकी आंखों में। ऋचा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। आज बहुत खुश होगी वह। बस से बाहर झांकते हुए उसे लग रहा था, मौसम कितना अच्छा है। गुलमोहर तो फूलों से लद ही गए। इस साल सड़कों के किनारे अब अच्छे पेड़ भी खड़े हो गए हैं। आज उसे सब दिखाई दे रहा था। वैसे वह रोजाना इसी सड़क से गुजरता है, पर दिमाग में पता नहीं क्या क्या खटर पटर चलता रहता है। कभी ऑफिस की चकचक, कभी गृहस्थी की खींचतान। आज उसकी तनख्वाह का दिन है। घर आते ही उसने ऋचा को ढूंढा। ऋचा बड़ी नटखट है। उसे पापा के आने का वक्त मालूम है। बालकनी से वह पापा को देख लेती है और कहीं छिप जाती है। पापा जब उसे ढूंढते हैं तब उसे बड़ा मजा आता है। मजे की बात तो यह है कि उसके छिपने की जगह तय है। बालकनी में खाली टीवी के खोखे में वह जादू बकती है। जयंत भी ढूंढने का नाटक करते हुए अंत में खोखे तक पहुंचता है। आज वह सीधे खोखे के पास ही चला गया और उठा लाया ऋचा को। ऋचा 6 साल की हो गई है, अब वो बड़ी हो गई है, सिर पर उठाने लायक नहीं। सरला की इन बातों की ओर जयंत ने ध्यान नहीं दिया। फर्श पर ही बैठकर उसने मिठाई का पैकेट खोला और ऋचा को गुलाब जामुन खाते निहारता रहा। इतने में सरला पानी का गिलास लेकर आई। इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? जयंत ने सरला की बात अनसुनी कर दी और ऋचा के साथ ही खो गया। ऋचा ने तोतली भाषा में पापा के कान में चुपके से एक बात बताई। बेडरूम की अलमारी पर चिड़िया ने घोंसला बनाना शुरू कर दिया है। मुंह फुलाते हुए बोली, इसे कोई नहीं हटाएगा। पापा को हाँ ही कहना था। सरला कह रही थी, कितना गंदा कर देते हैं सारा घर, इन्हें अभी ही रोकना चाहिए, नहीं तो बाद में मुश्किल हो जाएगी। जयंत ने आंखों से संकेत कर सरला को बोलने से मना कर दिया। सरला भी ऋचा के मन को जानती थी। दूसरे दिन रविवार था। जयंत आज आराम से उठा। उठते ही देखा तो अखबार नहीं आया था। इधर उधर टहला, टीवी खोला, समाचार सुने और रंगोली देखी। फिर अखबार वाला आया। अखबार के साथ बिल भी थमा दिया। जयंत बुदबुदाने लगा, कितनी देर कर देते हो, रोज के टाइम पर डाला करो, संभव न हो तो कहो किसी दूसरे से मंगवा लूंगा। बिल लेकर भुनभुनाता हुआ वह भीतर गया। अखबार वाले को बिल के पैसे देकर एक बार फिर अखबार जल्दी डालने की ताकीद की। तब तक ऋचा उठ गई थी। जयंत के पास आकर बैठ गई। सरला उसे ब्रश करने के लिए कहती रही, पर वह पापा से सटकर बैठी रही। पापा अखबार में खोए रहे। तभी दूध वाला आया। उसने भी दूध के साथ बिल थमा दिया। ऋचा उठकर ब्रश करने चली गई। जयंत ने बिल पर निगाह डाली और बोला, कल ले लेना। दूध वाला चला गया। सरला बोली, कल क्यों? पगार मिली है तो बिल दे देना चाहिए। मुझे लोगों के उधार पैसे अच्छे नहीं लगते। मुझे कौन से अच्छे लगते हैं, पर ये तो एक दिन भी पगार घर पर नहीं रहने देते। जयंत पता नहीं क्या कहना चाहता था, पर सारी बात धीरे धीरे महीने के बजट की ओर मुड़ गई, जिसमें कुछ घाटा ही था। इसमें कम उसमें कम करते हुए पता नहीं पति पत्नी कब उलझ गए और जयंत उत्तेजित हो गया। मैंने 200 रुपए अपने खर्च के लिए अलग रखे थे, वह भी तुम ले लो, और क्या। कहते हुए वह बेडरूम की ओर तेजी से लपका। पापा को गुस्से में देख ऋचा सहम गई। जयंत लंबे डग भर रहा था।
तभी उसका पैर फिसल गया और वह धड़ाम से चारों खाने चित गिर पड़ा। सरला दौड़ी आई, उठाया उसे। ऋचा और भी भयभीत हो गई थी। जयंत ने देखा कि उसका पैर गोरैया की पीठ पर पड़ा था, जिसके कारण वह फिसल गया। कमर ही अकड़ गई, पर आंखों में सारा गुस्सा उतर आया। गोरैया फुर से खिड़की के टूटे कांच से बाहर जा चुकी थी। जयंत का गुस्सा दुगुना हो गया। वह किसी तरह उठा और उसने उस अधबने घोंसले को एक झटके में फेंक दिया। चिल्लाया इस तरह कि सरला भी सिहर उठी। माहौल हल्का करने के लिए उसने कहा भी, बहुत गंदा करती है ये। उसका गला रुंध गया। उसे भी मालूम था कि गोरैया क्यों कर आ गई बीच में। वे तो पगार को लेकर बातें कर रहे थे। ज्वार जब थोड़ा ठहरने को हुआ तो दोनों का ध्यान ऋचा पर गया, जिसकी आंखों में पापा का वह भयंकर क्रोध और घोंसले का हवा में लहराना भी झलक रहा था। सरला जब तक उसके पास पहुंची, उसकी आंखें ज्यों की त्यों जमी जा रही थी। जयंत भी उसके पास आना चाह रहा था। उसे भी अपनी भूल समझ में आ गई थी, पर उसका बदन टूट रहा था। ऋचा पापा को देखकर और घबरा उठी। वह दरवाजे से बाहर चल दी और तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। जयंत ने सरला से कहा, उसे पकड़ो। तब तक ऋचा नीचे उतर चुकी थी। कभी वह कटीले तार पर पड़े घोंसले की घास और रुई के टुकड़ों को निहारती और कभी उड़ती गोरैया की ओर देखती, जो न जाने क्या क्या कह रहे थे। पापा का ध्यान आते ही चौंक जाती वह। इतने में सरला नीचे पहुंच गई। ऋचा को छुआ तो कांप रही थी वह। आंखों में डर बुरी तरह उतर चुका था। मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, मुझे पापा से डर लगता है, कहकर वह सरला से लिपट गई। ऋचा को लेकर जब सरला ऊपर आई, तब जयंत दरवाजे पर ही इंतजार कर रहा था। जयंत को देखते ही ऋचा ने मां को और कस लिया। सरला ने आंखों से ही संकेत किया और जयंत एक और हट गया। ऋचा ने अपनी आंखें भींच ली थी। सरला ने उसे बिस्तर पर लिटाया और थपकियां देने लगी। सिसकियों के साथ ऋचा को नींद सी आने लगी, पर उसके कोमल होठ पता नहीं क्या कहते सुगबुगाने लगते। जयंत को अपने किए पर गुस्सा आ रहा था, पर क्या करता वह, क्यों किया ऐसा। उसका शरीर भी तो बुरी तरह से टूट रहा था। वह चटाई पर ही लेट गया। जयंत के बदन पर सरला ने आयोडिक स्मेल दी थी, पर दर्द तो था ही। काफी देर बाद जब दोनों की आंखें मिली तो जयंत मानो अपना अपराध कबूल कर रहा हो, और सरला ऐसी कोई बात नहीं की मुद्रा में थी। ऋचा को बेडरूम में सुला दिया था। वह रह बुदबुदाती। जयंत ने उसके माथे पर चूमना चाहा तो नींद में उसने अपना मुंह फेर लिया। जयंत ने उसका हाथ छुआ। यह क्या? ऋचा को तो तेज बुखार। शाम उतर आई थी। जयंत डॉक्टर को बुलाने नीचे उतरा। एक गोरैया उस टूटी कांच वाली खिड़की पर बैठी देख रही थी। उसकी आवाज में वही चहक थी। सरला को लगा वह रो पड़ेगी, फिर भी उसने टूटे कांच को अखबार से बंद कर दिया। पूरा कमरा पूरी तरह से बंद था। बाहर से कांच पर गोरैया की चोंच के टकराने की आवाजें आ रही थी। जयंत ने डॉक्टर को ऋचा के बुखार की वजह भी बताई। डॉक्टर ने मानसिक रूप से संभालने की सलाह और कुछ गोलियां भी दी बुखार के लिए। बुखार तो उतर गया 4 दिन बाद, पर ऋचा अब भी पापा के पास न जाती। माँ से ही चिपकी रहती। स्कूल भी नहीं गई और न ही बच्चों के साथ खेलने जाती। जयंत बेमन से ही ऑफिस जाता और लौटने पर ऋचा की नई बाहों के लिए तरस जाता। ऋचा दिनों दिन सूखती जा रही थी। जैसे ही वह स्कूल से लौटती, सरला उसके लिए चिंतित हो जाती। कितनी गुमसुम हो गई है ऋचा। खिड़की का टूटा कांच भी अब पूर्ववत खुल गया है। 2 महीने हो गए, बरसात आ गई, पर ऋचा की आंखों में वह चमक नहीं लौटी। जयंत ने अपना महीने का जेब खर्च 200 बंद कर दिया। अपनी बाहर की चाय सिगरेट सब बंद कर दी। घर का अखबार बंद कर दिया। अब जब भी पगार मिलती सरला के हवाले कर देता। किसी नई चीज के लिए अपनी ओर से सोचना बंद कर दिया था जयंत ने। सरला घर ठीक से चला रही थी, पर ऋचा की आंखों की चमक महीनों तक जाती रही। परीक्षा में भी फेल हो गई वह। जयंत को अपना गुस्सा बहुत भारी पड़ा। वह बहुत चाहता, पर गोरैया बेडरूम में आती ही नहीं थी। खिड़की खुली होने पर भी न आती। जयंत ऋचा को लेकर बहुत चिंतित रहता। सरला और जयंत उसे लेकर नीचे घूमने जाते। वह यत्न पूर्वक माँ की उंगली थामे चलती। क्रोध की एक हल्की लकीर ने जयंत को परिवार से काट कर रख दिया था। गर्मी की छुट्टियों में जयंत अपने गांव चला गया।
8-10 दिनों के लिए ऋचा को लेकर। गांव में ऋचा अपनी दादी के पास ही रहती। गोरैया दिखते ही वह सहम जाती। अचानक पापा की ओर देखती और आंखें मूंद लेती। गांव से लौटकर सरला और जयंत ने देखा कि गोरैया ने फिर पूरे बेडरूम को गंदा कर दिया है। अलमारी के ऊपर फिर घास फूस और चिड़ियों के पंख संजोए दिखाई दिए। इस बार जयंत को यह सब देखकर गुस्सा नहीं आया, खुशी हुई। वह ऋचा से आंखें न मिला पाता। एक दिन जब वह दफ्तर से लौटा तो सरला ने बताया कि ऋचा आज शाम से ही कुर्सियों पर सारे तकिए एक पर एक रखकर अलमारी के ऊपर बने घोंसले को निहार रही थी। गोरैया चहचहाने लगी। ऋचा को नीचे उतारा तो वह अपनी आंखें बड़ी कर बताने लगी, 2 अंडे हैं उसमें, पापा को मत बताना, पापा फोड़ देंगे। जयंत को अच्छा लगा। चलो, उसने बोलना तो शुरू किया। फिर ऋचा का ध्यान पूरी तरह अलमारी के ऊपर ही होता। अंडे कब फूटे पता नहीं। उसमें से 2 नन्ही गोरैया टकटकी लगाए चोंच फैलाए ची ची करती रहती। बड़ी गोरैया बच्चों के लिए कीड़े मकोड़े, कभी अनाज का दाना लेकर आती। ऋचा की आंखों की चमक का उस दिन कोई ठिकाना न था, जिस दिन वह हमेशा की तरह कुर्सी पर तकिए लगा रही थी। उसने भीतर झांका ही था कि गोरैया का बच्चा फुर से उड़कर पंखे पर जा बैठा। ऋचा ने जोरदार तालियां बजाई। इतने में बेल बजी। शायद पापा आए हैं। उसकी इच्छा हुई कि खोखे में छिप जाए, पर उसने बेडरूम का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। ऊपर देखा तो दूसरा बच्चा भी अलमारी के कोने से ऋचा को देख रहा था। सरला ने बाहर से आवाज दी। बड़ी मुश्किल से ऋचा ने दरवाजा खोला। जयंत ने कहा, बेटे, इन्हें और कुछ दिन रहने दो ऊपर, नहीं तो दूसरे गोरैया इसे मार डालेंगे। ऋचा को अपने पापा पर भरोसा नहीं आ रहा था, फिर भी माँ के पीछे खड़ी रही। इतने में पंखे पर बैठी नन्ही गोरैया डगमगा गई और जयंत ने उसे हौले से थाम लिया। ऋचा पल भर को चीखी, पर पापा ने कहा कि इसे घोंसले में रख देंगे। ऋचा की आंखों से लगा कि वह छूना चाहती है। तब तक जयंत ने अपना हाथ ऋचा तक बढ़ा दिया। ऋचा ने छुआ और जयंत ने उसे फिर अलमारी के ऊपर बिठा दिया। अगले रविवार ऋचा सुबह से अलमारी पर आंखें गड़ाई थी, क्योंकि गोरैया के बच्चे पर्दे पर उड़कर आए थे और खुद ही अलमारी पर लौट गए थे। दोपहर हो चली थी, पर ऋचा वहां से हिलने का नाम न लेती। जयंत और सरला भी वहीं थे। आज न उन्होंने टीवी खोला न अखबार पढ़ा, बस ऋचा और गोरैया में ही खोए रहे। ऋचा अपने खोखे में दुखी रही। तभी उसने देखा कि दोनों नन्ही गोरैया बड़ी गोरैया के साथ बालकनी की रेलिंग पर बैठी है। वह झट खोखे से बाहर आई। एक चीख के साथ माँ को पुकारा और पापा को भी। दोनों छिपकर उसे पहले से देख रहे थे। पुकारने पर सामने आ गए। उनके सामने आते ही चारों गोरैया फुर से उड़ गई। ऋचा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दूर तक उन्हें उड़ती देखती रही। उसकी आंखों की चमक लौट आ रही थी और गोरैया ओझल होती जा रही थी।